Hello everyone. Now let's move ahead. This is the second part of our chapter. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा मेंडल ने क्या काम किया, उसके जाने के बाद कार्ल कोरेंस इन लोगों ने मेंडल के 3 लॉज बनाए. उसके अंदर हमने फिर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के पॉइंट्स देखे. मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड टर्म पहले देख चुके. अब आगे बढ़े हम और बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस भी देख लिया. अब चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें मेंडल के जाने के बाद क्या हुआ. Mendel's laws are applicable to the some examples around the nature. पी प्लांट के ऊपर जब मेंडल स्टडी कर रहा था तो पी प्लांट के कैरेक्टर्स ऐसे थे कि उनके ऊपर वो लॉ अप्लाई होते थे. लेकिन बाद में जब लोगों ने कुछ और स्टडी किए, कुछ और साइंटिस्ट जैसे कि कार्ल कोरेंस वगैरह, इन लोगों ने ही, इनके अलावा और बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिर उन एक्सपेरिमेंट्स को और आगे बढ़ाने की कोशिश करी. मेंडल एक्सपेरिमेंट्स मेंडल के लॉ को अप्लाई करके दूसरी जगह लगाने को देखे. मतलब क्या, फॉर एग्जांपल रोजेस के अंदर जो कलर ऑफ फ्लावर रहता, अलग अलग दूसरे सीड्स जो रहते, फॉर एग्जांपल पल्सेस के सीड्स, उनका शेप, उनका साइज, उनका कलर, तो वहां पर उन्होंने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस ये स्टडी करने की कोशिश की. लेकिन हुआ क्या, कुछ जगह पे उनको कुछ अलग रिजल्ट्स मिले. रिजल्ट्स मतलब क्या, नॉर्मली अपने को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या रिजल्ट आना चाहिए, you get tall is to dwarf, the ratio of tall is to dwarf or the ratio of dominant is to recessive 3:1 in your monohybrid cross. Dihybrid में वही रेशियो अपना मॉडिफाई हो जाता 9:3:3:1. 4 types of genotypes and 9 phenotypes and 9 genotypes are obtained in dihybrid cross. मतलब नॉर्मल रेशियो रहता 3:1 या फिर 9:3:3:1. मोनोहाइब्रिड में 9:3:1 और डायहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1. ये रेशियो सबको दिमाग में बैठ गया वाला है क्या? Okay, this was the normal ratio and the scientists were expecting the same ratios on other plants, on other animals as well. लेकिन हुआ क्या, उन लोगों को कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले जैसे कि रेशियो मॉडिफाई होगा 9:3:3:1 के बदले 9:7 3:3:1 जुड़ के 3 और 3 6 और 1 7 हो गया, 9:7 रेशियो आया. ओके, कई जगह पर उनको रेशियो 3:1 रेशियो का मॉडिफिकेशन हो गया, वो बन गया 1:2:1. 1:2:1 है तो 4 ही इंडिविजुअल, लेकिन 1:2:1 मतलब उनको रिजल्ट्स कुछ फिनोटिपिक रेशियो बदले हुए मिले. फिनोटिपिक रेशियोज वेर चेंज्ड. मतलब मेंडल के लॉ यहाँ पे काम नहीं कर रहे. मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो, डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा. तो हुआ क्या, ये सीधा सीधा दीज आर द एग्जांपल्स विच आर नॉट फॉलोइंग मेंडल्स लॉज. These are the examples. What are that? We will see it. But these are the examples which are not following Mendel's laws. और मेंडल के जाने के बाद ये जो चीजें चालू हुई, इनको बोलते हैं नियो मेंडलिज्म. नियो मेंडलिज्म, also known as deviation from Mendel's laws. Deviation from Mendel's laws. मेंडल के जो नियम थे पूरे उनको फॉलो नहीं हो रहा है. यहाँ पे मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे. तो मेंडल के जाने के बाद, नियो मतलब आफ्टर मेंडल, सो देयर वेर मेनी एग्जांपल्स वेर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट व्हिच डू नॉट फॉलो मेंडल्स लॉज. मींस दे डेविएट फ्रॉम मेंडल्स लॉ. डेविएट होना मतलब बदल जाना, कुछ चेंजेस आ जाना उसमें. ओके, When this was studied, why it happens? Actually देखो, पहले तो क्या था, मेंडल का क्या बोलना था, सिंगल जीन रहा. सिंगल जीन रहा, कोई भी एक जीन रहता उसको अपन जीन बोलते हैं. मेंडल ने उसके लिए फैक्टर वर्ड यूज किया था. व्हाट वाज द एक्चुअल मेंडल्स स्टडीज, मेंडल का क्या बोलना था, तो सिंगल जीन जनरली गवर्न्स अ सिंगल कैरेक्टर और अ ट्रेट. सिंगल जीन जनरली गवर्न्स अ सिंगल ट्रेट. उस जीन में फिर 2 एलील्स रहेंगे. इट विल हैव 2 एलील्स. दैट 2 एलील्स, ऑफ दैट 2 देयर विल बी 1 डोमिनेंट एलील एंड 1 रिसेसिव एलील. 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव एलील. व्हाट इज दिस, ये जो सब पार्ट बता रहा हूं मैं स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में आपको मेंडलिज्म, नियो मेंडलिज्म का जो पैसेज दिया वो एक्सप्लेन कर रहा हूं. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर एनसीईआरटी एज वेल. एक जीन के वन जीन विल कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर और 1 trait. Each gene will have 2 alleles of which 1 will be dominant and 1 will be recessive. Dominant is expressed in F1 and recessive is not expressed in F1 due to dominant. और उसमें भी during gamete formation alleles segregate from each other independently of each other. This is called law of segregation and law of independent assortment. ये तो अपन ने देखा है, मतलब ये मेंडल की स्टडी थी. But it was found that कुछ लोगों को ऐसा मिला कि जरूरी नहीं कि सिंगल जीन
उसके 2 से ज्यादा एलील्स भी हो सकते। सिंगल जीन में हैव मोर देन 2 एलील्स, ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स अपने को देखने के। नॉर्मली क्या रहता, सिंगल जीन को एक ही 2 एलील्स रहते, लेकिन ऐसा पता चला कभी कभी एक जीन के एक से ज्यादा भी एलील्स हो सकते, तो वो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर। कई बार ऐसा भी होता सिंगल जीन में कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर, मोर देन 1 ट्रेट। सिंगल जीन जनरली कंट्रोल्स 1 ट्रेट, बट इसके हिसाब से क्या हो रहा, आने वाले टाइम में ऐसा दिखेगा कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को, ट्रेट्स को भी कंट्रोल कर रहा। ओके, तो इस तरीके से, और जरूरी नहीं कि एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, हो सकता है कि एक दूसरे के भरोसे पे भी जाएंगे, लिंकेजेस रहेंगे उनमें। तो ऐसे कुछ अपने को चेंजेस दिखाई दिए। ये नॉर्मल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ ऐसे वेरिएशंस आए। ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझा रहा हूं मैं थोड़ा सा, अपन आने वाले टाइम में आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। बट दिस इज नॉर्मल कि एक जीन के एक कैरेक्टर रहता और उसके 2 एलील्स रहते, जिनमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव रहते। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिले जिनमें सिंगल जीन में हैव मोर देन 2 एलील्स एंड इट मे गवर्न मोर देन 1 कैरेक्टर। ओके, सो दिस वाज, इसके अलावा और भी मिले, बट अपन आने वाले टाइम में देखेंगे। सो दीज आर कॉल्ड मेंडेलियन डेविएशंस और डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉज, आल्सो नोन एज नियो मेंडेलिज्म। स्टेट बोर्ड का पैसेज आपके सामने आया था, दिस इज द फोटो जो मैंने एक्सप्लेन किया। आप इसको एक बार रीड करो टेक्स्ट बुक में से, वही पॉइंट है। अब हम इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देखने वाले, कौन से डेविएशन है जिसके कुछ नए फेनोमेनन्स डिस्कवर हुए जिनमें अपने को कुछ डेविएशंस। ओके, सो बाद में साइंटिस्ट लोगों ने जब देखे कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसका उनको एक रीजन पता चला कि जीन्स एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते, एलील्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते मतलब एक एलील दूसरे के ऊपर कुछ तो भी असर डालेगा, दूसरा एलील एक के ऊपर कुछ तो भी असर डालेगा। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक इंटरेक्शन है, डोमिनेंट एलील क्या करता, रिसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देता, ये तो नॉर्मल इंटरेक्शन है। लेकिन ऐसे कई बार होता कि एलील्स आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट करते कि वो पूरा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ही बदल देते, कलर बदल देते, शेप बदल देते, साइज बदल देते, फिर उसकी वजह से पूरा का पूरा आपका रिजल्ट बदल जाता। ओके, सो दैट आर कॉल्ड जीन इंटरेक्शंस। लेट्स सी व्हाट आर दिस जीन इंटरेक्शन। व्हाट इज जीन इंटरेक्शन? ये कोई डेफिनेशन आपको याद नहीं करने की, रट्टा मारने का नहीं, कुछ भी ये नहीं है, अपने को कोई बोर्ड में भी नहीं आएंगी, बट जस्ट रिमेंबर जीन इंटरेक्शन इज द चेंज इन phenotypic ratio, change in phenotypic ratio in F2 generation, because genes or alleles interact with other gene or allele, interact with other gene or allele, दूसरे के साथ में वो इंटरेक्ट करते, and they make some major changes that lead to change in the phenotypic ratio. ओके, क्या रहता, कैसा रहता, अपन एक एक देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आएगा। बीच में भी मैं डिफाइन करूंगा वापस से, एग्जांपल देखने के बाद आपको डेफिनेशन समझ में। एक्चुअली दिस जीन इंटरेक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। जीन इंटरेक्शन इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इंट्राजेनिक interaction, gene interaction, and intergenic gene interaction, also known as non-allelic gene interaction. इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक ये 2 समझ लो, बाद में नॉन एलेलिक का मीनिंग बता दो। व्हाट इज जीन इंटरेक्शन? जीन्स और एलील्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते और दूसरे जीन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते। कैसे? इसके अपने को 2 एग्जांपल्स है। इंट्रा मतलब विद इन द सेम और आपस में ही, जीन मतलब एक ही जीन के एलील्स दूसरे एलील को असर करें। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइट वाला जीन ले लो, व्हीट की वैरायटी में हाइट वाला जीन, तो हाइट वाले जीन के 2 पॉसिबिलिटी क्या है, टॉल हाइट रहेंगी या डॉर्फ हाइट रहेंगी। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, एक कैपिटल टी रहेगा, एक स्मॉल टी रहेगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में से एक्सप्रेस कौन होता, हेटेरोजाइगस कंडीशन में टॉलनेस इज एक्सप्रेस्ड एंड द इंडिविजुअल विल बी हेटेरोजाइगस टॉल। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्या होता, ये टॉल वाला जीन खुद का एक्सप्रेशन देगा, वो हाइट बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन डॉर्फ वाला जीन खुद की हाइट कम करने की भी कोशिश करेगा। मतलब जहां पे हाइट टॉल मिलनी चाहिए थी वहां पे कम भी होगी, मतलब एक मीडियम टाइप का प्लांट तैयार होगा। अ सेमी डॉर्फ वैरायटी कैन बी फॉर्म्ड हियर। तो इधर हो रहा क्या, एक जीन दूसरे जीन को असर कर रहा,
ये जीन इसको असर कर रहा है, ये जीन इसको असर कर रहा, बट सॉरी ये एलील इसको असर कर रहा है, ये एलील इसको असर कर रहा, दोनों सेम जीन के एलील से, एक ही जीन के एलील है विद इन दी सेम जीन, so it is the interaction between the alleles of a same gene. Definition लिख लो, it is the interaction among alleles of same gene located on same locus, located on same position of on a same chromosome, सेम क्रोमोसोम के ऊपर ही रहेंगे वो, क्योंकि इधर हाइट वाला अपने को अपन ने देखे थे एलील्स कैसे रहते हैं, जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स रहते, तो इधर जो लोकेशन पे रहता वो भी इधर लोकेशन पे उसका एलील रहता, दे आर होमोलॉगस बिकॉज दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, तो इधर जो जीन है वो भी जीन इधर ही प्रेजेंट रहता, इधर जो एलील है उसके सेम लेवल में इधर एलील रहता, तो ये कैपिटल टी इधर रहा तो इधर स्मॉल टी रहेगा, और दोनों सेम लोकेशन पे है, दोनों सेम क्रोमोसोम पे है, ओके। सो ऐसे क्रोमोसोम ऑन अ सेम क्रोमोसोम ऑन सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द एलील्स ऑफ अ सेम जीन लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन सेम लोकस ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम, हाइट के जीन से एक ही जीन के दोनों एलील्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलने का इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, मतलब सीधा सीधा याद रखो, एक ही जीन के दोनों एलील्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो बोलने का इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। और फिर इंटरजेनिक क्या रहेगा, बिटवीन टू जीन्स और मोर जीन्स, तो जब दो से ज्यादा इट विल बी द इंटरेक्शन अमंग एलील्स ऑफ टू और मोर जीन्स, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे का एक जीन और क्रोमोसोम नंबर 2 पे का एक जीन, ये दो जीन्स एक दूसरे के इंटरेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे को बदल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता कैसे, फॉर एग्जांपल अपने सीड के शेप के ऊपर ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च जनरेशन, स्टार्च सिंथेसिस का एक जीन है, अब सीड कौन सा, ज्वार का सीड ले लो, ज्वार, ओके, ज्वार जब अपन फोड़ेंगे, या मेज ले लो, मेज को आप फोड़ेंगे तो उसमें से व्हाइट पाउडर निकलेगा, राइट, सो दैट व्हाइट पाउडर इज योर स्टार्च। स्टार्च सिंथेसिस कितना होगा वो सीड में, उसको कंट्रोल करने वाला एक जीन है। फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम इट इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, स्टार्च सिंथेसिस वाला जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे, लेकिन शेप डिसाइड करने वाला क्रोमोसोम नंबर 2 पे है, शेप ऑफ सीड डिसाइड करने वाला जीन क्रोमोसोम नंबर 2 पे है। अब शेप ऑफ सीड कैसा रहता है, नॉर्मली ज्वार की बात करें अगर, तो ज्वार का सर्कुलर सीड रहेगा, बराबर, फॉर एग्जांपल, तो इसका सर्कुलर, और दूसरा सीड कैसा पॉसिबल रहता है, थोड़ा सा रिंकल्ड। तो देखो दोनों जीन अपने अपना काम करेंगे, स्टार्च बनाने वाला जीन स्टार्च बनाएगा, और सीड शेप डिसाइड करने वाला जीन सीड शेप डिसाइड करेगा। लेकिन होता क्या, अगर स्टार्च बनाने वाले ने ज्यादा स्टार्च बना दिया तो सीड का शेप अफेक्ट होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि स्टार्च भरते जाएंगे ना सीड में, तो सीड का शेप चेंज होगा। तो और अगर दोनों आधे आधे एक्सप्रेस हुए, ये जीन इसको अफेक्ट करेगा, ये इसको अफेक्ट करेगा, दोनों आधे आधे एक्सप्रेस हुए, तो सीड का शेप मीडियम शेप का भी बन सकता, इन दोनों के बीच में मीडियम बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, दो अलग अलग जीन्स है, उनके एलील्स भी अलग अलग है दोनों के, इसके एलील्स दो, इसके दो एलील्स, ये दोनों जीन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इससे हो रहा क्या, यहाँ पे फिर एक नए प्रकार का इंटरमीडिएट शेप का सीड तैयार हो रहा, अलग शेप का सीड तैयार हो रहा। तो फिर ये जो इंटरेक्शन हो जाता है दो अलग अलग जीन्स में, दो अलग अलग एलील्स की वजह से, सो इसको बोलने का इंटरजेनिक इंटरेक्शन। द टू एलील्स और द जीन्स which interact with each other, so they are located on different chromosomes, यहाँ पे आगे लिख लो, they are located on different chromosomes, they belong to different genes, they control different characters, they interact with each other, so इस तरीके से जो interaction होगा that is known as intergenic interaction. When the alleles of a same gene interact with each other, when the alleles of different genes interact with each other, समझ में आया? अब इसमें क्या है, अभी नहीं भी समझा तो घबराओ मत, आने वाले टाइम में एग्जाम्पल जब होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। अपन इसमें क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, तो इसके अंदर अपने को तीन फेनोमेनन देखने के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा रहेगा कोडोमिनेंस और लीथल जीन्स, सॉरी पहले रहेगा मल्टीपल एलेलिज्म, लिख के रखो, ये टेबल बना लो, ये ऐसा चार्ट बना लो,
मल्टीपल एलेलिज्म, और फोर्थ ऐड करो इसके अंदर लीथल जीन्स या लीथल जीन 1 2 3, ये नाम तो लिख के ले लो, बाद में मैं तुमको एक एक एक्सप्लेन करने आ रहा हूं। ये 4 इधर लीथल जीन, ओके, लीथल मतलब डेडली, और इधर भी फिर कुछ रहेंगे जैसे कि प्लियोट्रॉफी, दूसरा रहेगा प्लियोट्रॉफी के बाद सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इपिस्टैटिक जीन्स या इपिस्टैसिस, तो ये कुछ एग्जांपल्स, इधर 4 और इधर ये 4, इस तरीके से अपने को 8 अलग अलग फिनोमेना देखने के। ये पूरा चैप्टर का पार्ट 2 है। मेंडल के जाने के बाद कुछ रूल्स फॉलो नहीं करने वाले एग्जांपल, जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते, ऐसी चीजें, ये 8 फिनोमेना अपने को देखने के हैं। सिलेबस में तुमको कौन से किसके है, बोर्ड में कौन से, नीट में कौन से, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अपने को नीट के लिए ये सारे एग्जांपल्स कवर करने हैं, सब फिनोमेना अच्छे से समझ के लेने हैं, ठीक है। इसीलिए ये सबसे बड़ा चैप्टर है। अभी भी चैप्टर का पार्ट 2 है, इसके बाद चैप्टर का पार्ट 3 रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके 3 पार्ट में पूरा चैप्टर अपने को स्टडी करने का, सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा वेटेज वाला भी चैप्टर है। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा, अच्छे से करो, सबसे ज्यादा एमसीक्यू भी यही चैप्टर से आते, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मानने वाला है अपन सेकेंड पार्ट में चैप्टर की, ठीक है। सो दीज आर दी एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर जीन इंटरेक्शन। भले ही आपको ये जीन इंटरेक्शन याद नहीं रहेगा, चलेगा, लेकिन एमसीक्यू के हिसाब से देखें तो आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, तो इंट्राजेनिक के 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरजेनिक, इसके 4 आपको एग्जांपल से याद रहने चाहिए, ठीक है। लेट्स सी द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। अपन दोनों के दोनों एक साथ देखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, कंपैरेटिव देखेंगे, क्योंकि उनके रिजल्ट्स वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी का क्या है आपको एक एक मैं क्रॉस करके बताऊंगा एग्जांपल के साथ, तो आपको समझना है। अब पहला वाला फिनोमिनन क्या है, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हाट इज कोडोमिनेंस। अब सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये क्रॉस आपको एज इट इज टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, आपको उतार के रख लेने का, छाप लेने का है, जैसा का वैसा, और मैं जो बता रहा हूं वो भी आप लिख सकते, वो एक काम तो करने ही वाला। लेकिन आप इसके टेबल फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको लास्ट टाइम रिवीजन जब करोगे आप, लास्ट डे रिवीजन वगैरह, तो उसमें आपको टेबुलेटेड फॉर्मेट में ये क्रॉस सबसे ज्यादा काम में है। अब टेबुलेटेड फॉर्मेट क्या है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा, आपका जो रजिस्टर है, राइट, तो रजिस्टर के आपको क्या करना है, 2 ज्वाइंट पेज लेने के, 2 ज्वाइंट पेज, ठीक है। इधर से इस तरीके से मार्जिन रहेगा, ये रहेगा, इसका इधर से मार्जिन वगैरह ऐसा रहेगा, करेक्ट, दिस इज योर रजिस्टर, और लाइंस रहेगा। तो आपको क्या करने का है, यहाँ पे हेडिंग देने का है, इधर से यहां से पूरा यूज करने का अपने को, या फिर आप यहां से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वर्टिकल टेबल्स बनाने, एक पेज पे 2 ही फिनोमिनन यूज करने का, यहाँ पे 1 2 3 4, एक पेज पे मैक्सिमम 2 ही बिठाने, ठीक है। अपने को 8 देखने के, इधर के 4 और इधर के 4, तो ऐसा 8 देखने के ना अपने को टोटल इंटरेक्शंस। तो ये एक पेज पे 2, ये एक पेज पे 2, अगला पेज लो उस पे 2, अगले पेज पे 2, समझ में आ रहा, मतलब इस तरीके से आपको वर्टिकल टेबल्स बनाना। अब टेबल में लिखने का क्या है, तो आपको हेडिंग देने की इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपको सबसे पहला पॉइंट रहेगा उसका डेफिनेशन, तो यहाँ पे मार्जिन में लिख देने का डेफिनेशन, कि इसमें क्या डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन आ जाए, ठीक है। दूसरा रहेगा उसका एग्जाम्पल, मतलब ये कहाँ पे देखने को मिलता अपने को, तो इसके 3-4 एग्जाम्पल रहेंगे, इसके भी कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स रहेंगे, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल्स के लिए आपको 4-5 लाइन छोड़ देने हैं, ओके। या फिर एग्जाम्पल्स अपन एंड में भी डाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल किसी में कम ज्यादा रहेंगे, सो लेट्स डू दैट, अपन एग्जाम्पल्स लास्ट में डाल देंगे। यहाँ पे क्या करने का, इसका अपने को करने का, फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन के बाद में इसका फिनोटिपिक रेशो लिख देने का, फिनोटिपिक रेशो। वैसे उसका कौन सा रहेगा दूसरा, जीनोटिपिक रेशो, ये भी लिखने का, ये इसके लिए 2 लाइन्स, इसके लिए 2 लाइन्स, और लास्ट में एग्जाम्पल्स डाल दो। फिर एग्जाम्पल्स आधे से ज्यादा पेज पूरा छोड़ भी दिए एग्जाम्पल्स के लिए तो चलता, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो, और नीचे पूरे एग्जाम्पल्स, 8-10 लाइन भी छुटी तो चलता। लेकिन ये आपको
अलग से पेज पे करने का, या फिर 8-10 पेज छोड़ दो और उसके बाद आप ये टेबल बनाओ। आपको होमवर्क रहेंगे, ये मैं नहीं बना के दूंगा। टेबल कैसे बनाने के ध्यान में आया? वर्टिकल एक पेज के ऊपर 2 ही बनाने के, और अगले पेज पे 2, या एडिंग देने के ऊपर इधर डेफिनेशन, इसकी फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो और इसके एग्जाम। तो ये इसके लिए भी कॉमन हो जाएगा, इसके लिए भी यही चीज चलेगी। ऐसा करके रखेंगे, तुमको कंपैरिजन के लिए भी अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा ये। प्रीवियस ईयर में मैंने ऐसे ही करवाया था जब क्लासेस अपने नॉर्मल थे, तो आपको भी यही करने का है। ये चीज आपको रजिस्टर में करनी है। नहीं समझा तो मुझे फोन करके पूछो कि सर हाउ टू डू दैट। ओके, बस ये बना के रखो, लेकिन पहले इसको डिटेल में लिख के रखने का है अपने को। सिंगल पेज में पूरा क्रॉस बैठता, आपको डिटेल में लिखने का। मैं अब पहला क्रॉस स्टार्ट कर रहा और दूसरा उसके बाद एग्जांपल दूं। सो पहला क्रॉस आपके सामने है। द फर्स्ट क्रॉस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, नाम से ही समझ सकते हो तुम, और ये क्या है? कोडोमिनेंस। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट मतलब पूरा नहीं, पूरा नहीं, आधा अधूरा। और क्या? डोमिनेंस। और इधर क्या है? को मतलब साथ में, कॉलिग्स, कॉलेज, कोऑपरेशन, को मतलब सब मिलके, को मतलब साथ में डोमिनेट करना, को डोमिनेंस। यहाँ पे साथ में डोमिनेंस होगा, यहाँ पे पूरा डोमिनेंस नहीं रहेगा, आधा अधूरा डोमिनेंस रहेगा। क्या, क्यों, कैसे, पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। सो दिस इज फाउंड, मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा अभी, मैं डायरेक्ट क्रॉस ले रहा। सो दिस एग्जांपल इज फाउंड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सीन इन द फ्लावर ऑफ एनी प्लांट। 2 प्लांट है वैसे तो। सो मिराबिलिस जलपा, मिराबिलिस जलपा, दिस इज ऑल्सो नोन एज 4 o'clock plant, 4 o'clock plant, and this example is also seen in flower of, मैं आपको साइड में फोटो भी आ रही मिराबिलिस जलपा की, फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन, स्नैप ड्रैगन, डॉग प्लांट, डॉग शू फ्लावर वगैरह इसका नाम है, आपके सामने फ्लावर्स भी आ रहे हैं। सो इसमें दोनों में आपको इनके फ्लावर कलर्स में आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई। कैसे? अब वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस उठाने का वापस से। सो नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसमें 2 फ्लावर कलर्स रहते। अब पैरेंट फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट, ये अपना क्रॉस कैसा करते? तो दिस इज द कैरेक्टर फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलपा, दिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ 4 o'clock प्लांट। दिमाग में बिठा लो, मिराबिलिस जलपा, मीराबाई वगैरह कुछ तो भी याद रखो, याद रहेगा फिर। मिराबिलिस जलपा, इसमें 4 o'clock प्लांट। और दूसरा एग्जांपल है वही फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, आल्सो नोन एज शू फ्लावर, डॉग फ्लावर, क्योंकि फ्लावर का मुंह ऐसा रहता, कुत्ते के जैसा, शू के जैसा, जूते के जैसा मुंह दिखता, उसका शूज रहते ना, तो उस तरीके के फ्लावर्स रहते उसके लंबे लंबे अलग अलग कलर के। तो इसके लिए उसको स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, शू फ्लावर भी बोलते हैं, डॉग फ्लावर भी। ओके, उसका भी फ्लावर का। तो अब ये फ्लावर कलर की बात करें तो 2 पॉसिबिलिटी रहती कलर में, या तो एक व्हाइट रहेगा या तो कलर्ड रहेगा, रेड, पिंक, ये सब अलग कलर्स, और व्हाइट जैसा अपने पी में था, कलर्ड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, राइट। तो वैसे यहाँ पे रहता फीमेल मेल। ओके, अब क्या रहेगा? फ्लावर कलर यहाँ पे पॉसिबल रहता रेड और व्हाइट। जनरल जो कलर रहता फ्लावर का, या तो रेड कलर के फ्लावर रहेंगे या तो व्हाइट कलर के फ्लावर रहेंगे। ओके, तो रेड फ्लावर के लिए अपन क्या जीनोटाइप लेंगे? कैपिटल आर। और व्हाइट के लिए क्या लेंगे? स्मॉल आर, क्योंकि रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव व्हाइट कलर। ओके, एक डोमिनेंट रहता है, एक रिसेसिव लेते हैं अपन प्लांट। तो व्हाइट कलर मतलब नो पिगमेंट फॉर्मेशन, और इसमें रेड मतलब रेड पिगमेंट फॉर्मेशन। तो कैपिटल आर और इसके स्मॉल आर। वी आर कंसीडरिंग 1 कैरेक्टर एट द टाइम, हेंस इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1 जीन विल बी कंसीडर्ड, हेंस देयर विल बी 2 एलील्स, 1 कैपिटल हियर, 1 स्मॉल आर हियर। ओके, अब इसके गैमेट्स बनाओ। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? कैपिटल आर, और इसके क्या गैमेट्स बनेंगे? कैपिटल आर सेम रहेंगे, सॉरी स्मॉल आर सेम रहेंगे। F1 जनरेशन क्या बनेगी? आर स्मॉल आर, दिस इज हेटेरोजाइगस, कैपिटल आर है तो रेड रहना चाहिए, बट हियर द कलर इज पिंक। आया पिंक कलर? कौन सा कलर है ये? पिंक कलर। ना रेड है ना व्हाइट है। ये होता बोला कि ये फ्लावर के साथ में ऐसा। मेंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए था? मेंडल का क्या बोलना था? रेड है और व्हाइट है तो होमो F1 जनरेशन में कौन आता, कौन एक्सप्रेस होता? रेड कलर एक्सप्रेस होना चाहिए, डोमिनेंट एक्सप्रेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट एक्सप्रेस हो रहा क्या? नहीं। रेड एक्सप्रेस हो रहा क्या? व्हाइट एक्सप्रेस हो रहा क्या? नहीं। कौन आ रहा है यहाँ पे? पिंक आ रहा है। एक इंटरमीडिएट कलर आ रहा क्या?
कैसा कलर आ रहा है यहाँ पे, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पे। बीच का है क्या, ना रेड है ना पूरी तरह से व्हाइट है, आधा रेड है उसमें व्हाइट कलर भी आ गया और रेड कलर भी आ गया। ना रेड खुद को डोमिनेट कर पा रहा, ना व्हाइट खुद को डोमिनेंट बना पा रहा, दोनों के दोनों कंप्लीटली डोमिनेंट है क्या यहाँ पे, दोनों में से कोई भी नो, बिकॉज वी आर गेटिंग पिंक कलर एंड इंटरमीडिएट कैरेक्टर इज हियर। तो ये जो तरीके का यहाँ पे डेविएशन आ गया, मेंडल का लॉ थोड़ा सा अनफॉलो हो गया, सो दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिकॉज नाइदर रेड कलर इज एक्सप्रेसिंग कंप्लीटली नॉर व्हाइट कलर इज एक्सप्रेसिंग कंप्लीटली, because red is trying to express and white is also trying to express, and hence here there is dominance, but dominance is in the incomplete form, पूरा dominate नहीं होगा, and therefore we are getting an intermediate expression of red plus white that is equal to pink color. Okay, so ये जो dominance हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं incomplete dominance. Neither of the alleles show complete dominance. अपन ने मेंडल में जो देखे थे वो कंप्लीट डोमिनेंस था, बट हियर इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डिफाइन बाद में करेंगे, आगे का क्रॉस कर रेशियो देखो कैसा होगा। अब इसकी क्या करते हैं आगे अपन, सेल्फिंग आर स्मॉल आर। सेल्फिंग में फिर गैमेट्स बनाओ, क्या बनेंगे, आर स्मॉल आर, और इसकी क्या बनेंगे, आर स्मॉल आर। बनाओ डब्बा, मैं डायरेक्ट करा, तुम डायरेक्ट मत करो, तुम अच्छे से लिखो, क्रॉस मोनोहाइब्रिड जैसा लिखते, मेल फीमेल। क्या रहेगा, आर आर, आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल। अब क्या रहेंगे, कैपिटल आर, रेशियो लिखो, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल। ओके, पहले कलर लिखेंगे ना। कैपिटल मतलब कौन सा कलर है, रेड। ध्यान से देखो, कैपिटल मतलब कौन सा कलर है, रेड, सो रेड। कैपिटल स्मॉल कौन सा कलर है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में कौन सा कलर है, पिंक, नॉट रेड। दिस इज नॉट मेंडल्स लॉ, यहाँ पे फॉलो नहीं होंगे, कुछ अजीब रिजल्ट्स आने वाले। सो क्या है, ये हो जाएगा पिंक, और ये क्या है, स्मॉल आर, ये भी वही है पिंक, और ये स्मॉल आर मतलब व्हाइट। सो व्हाट इज द रेशियो, ये 1 है, पिंक 2 है, और ये कितना है, व्हाइट 1। सी द रेशियो इज चेंज्ड। नॉर्मली अपने को रेड इज टू व्हाइट मिलता था 3:1, लेकिन देखो 3 नहीं मिल रहे, ये 1 मिल रहा, ये 1 मिल रहा, और बीच में 2 पिंक मिल रहा है अपने को। सो रेशियो बदल गया क्या, डेविएशन हो गया क्या, चेंज हो गया क्या, फिनोटिपिक रेशियो इज चेंज्ड। जीनोटिपिक वही है, जीनोटाइप कितने देखो, आर आर 1 है, आर स्मॉल आर 2 है, और स्मॉल आर 1 है, ये सेम है, लेकिन चेंज क्या हुआ, फिनोटिपिक रेशियो इज चेंज, रेड पिंक व्हाइट। ये कैसे मेरे 1:2:1। ये एमसीक्यू पूछा रहा है नीट में, अच्छे से सुन के लो। क्या पूछे थे नीट में, व्हेन अ रेड फ्लावर्ड स्नैप मिराबिलिस जलपा प्लांट 4 o'clock प्लांट वाज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर्ड 4 o'clock प्लांट, व्हेन रेड कलर्ड 4 o'clock प्लांट वाज red flowered 4 o'clock plant was crossed with red white colored flowered 4 o'clock plant, then the ratio of flowers in F2 generation, तो in F1 generation all are pink, and what is the ratio in F2 generation में ratio क्या है, red is to pink is to white is 1:2:1। कुछ बच्चों ने क्या टिक करके आए, 3:1। उनको क्या लगा, सर रेड और व्हाइट का क्रॉस था तो ये रेड मिलेगा, और आगे जाके फिर अपना 3:1 का रेशो। बट दिस इज अ स्पेशल केस, 4 o'clock प्लांट है, नाम से समझ में आता है इसको 4 o'clock क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 बजे के टाइम पे शाम में इसको फूल खुलते, शाम के टाइम में, इसके लिए उसका नाम ही 4 o'clock पड़ा है। आपने फोटो देखे, कई बार देखे होंगे गार्डन में अपने आसपास, तो ये ऐसा प्लांट है, तो इसके लिए इसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। और ये प्लांट का फिर जब आप स्टडी करें तो रेशो ऐसा चेंज वाला मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे समझ के लो। Why this is called incomplete dominance? Because we are getting neither of the allele can show complete dominance. Instead, we get an intermediate character in F1 generation. Therefore, it is called incomplete dominance. Okay, so appearance of intermediate character is seen in incomplete dominance. समझ में आया? तो पिंक कलर याद रहेगा। अब तुम पिंक बहुत करते तो तुमको पिंक के लिए याद रखेंगे, सर पिंक कलर बोलते, तुमको क्या याद आना चाहिए, मैं नहीं,
देखो क्या याद आना चाहिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन 4 o'clock प्लांट। ओके, एक बार रिवाइज कर लो, क्रॉस इजी है, बस फर्क याद रखने का, यहाँ पे पिंक कलर आता और रेशो 1:2:1। सो अब जब आप टेबल बनाएंगे तो टेबल में क्या क्या चीजें लिखने की बोला मैं, डेफिनेशन, फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो और एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन क्या लिखने की, इट इज द टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन in which neither of the allele show complete dominance, neither of the allele show complete dominance. Instead, in F1 generation, we get an intermediate character because there is no complete dominance. Hence, we get an intermediate character in F1 generation. This is called incomplete dominance. In this, we get a ratio. Phenotypic ratio क्या रहता? Red, pink, white. यहाँ लिखने का टेबल में ऐसा red is to pink is to white. कितने रहते हैं? 1:2:1। जीनोटिपिक रेशो क्या रहता? RR is to R, स्मॉल r is to स्मॉल r, स्मॉल r, रेशो 1:2:1। और एग्जांपल्स ये दोनों डालने के, पहला एग्जांपल ये फ्लावर कलर इन ऑफ मिराबिलिस जलपा एंड फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, दैट इज डॉग प्लांट और डॉग फ्लावर और शू फ्लावर। ठीक है, उसका नाम है एंटीराइनम मेजस, एंटीराइनम मेजस, एंटीराइनम मेजस साइंटिफिक नेम के साथ याद रखो। सो दिस इज योर एग्जांपल हियर, यहाँ पे दो एग्जांपल है, समझा? पहला टेबल हो गया लिस्ट, क्रॉस तो कर सकते तुम। ओके, सो टेबल में अपन सिर्फ ये चीजें लिखेंगे क्योंकि एमसीक्यू पूछते हैं आपको, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस? व्हाट इज फिनोटिपिक रेशियो? 1:2:1। What is the genotypic ratio in incomplete dominance? 1:2:1. Which of the following plants shows incomplete dominance? ये दो एग्जांपल, 4 o'clock plant, स्नैपड्रैगन प्लांट, उसके फ्लावर कलर, समझो? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ लेट्स सी कोडोमिनेंस। नाम से समझ में आ रहा, को मतलब साथ में और डोमिनेट मतलब डोमिनेट हो, तो दोनों के दोनों जीन्स अब साथ में डोमिनेट करेंगे और एक कैसा एक्सप्रेशन मिलता अपन वो देखते। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एग्जांपल पहले डायरेक्ट देखते, एग्जांपल से डायरेक्ट समझता। एग्जांपल है कोट कलर इन कैटल्स, कोट कलर इन कैटल्स, गाय भैंसों में स्किन कलर। ओके, अब गाय भैंसे की बोलते हैं, आपको गाय ध्यान में लो, भैंस का तो स्किन कलर फिक्स रहता ब्लैक। गाय की बात करो, गाय अगर आपको दिख रही, तो मैं आपके सामने फोटोज डाला, जर्सी का वगैरह आपने देखे होंगे, तो एक इच कलर रहता क्या उसका गाय का? नहीं, उसके ऊपर व्हाइट पूरी गाय रह सकती, उसके ऊपर ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के पैचेस रहते, राइट? या हो सकता है ब्राउन कलर की गाय है, उसके ऊपर व्हाइट पैचेस है, ब्लैक पैचेस है। ब्लैक गाय है, उस पे व्हाइट पैचेस, पॉसिबिलिटी क्या है? मिक्स रहती क्या गाय? ऐसी ग्रे कलर की गाय रहती क्या कहीं पे, या फिर लाइट ब्राउन कलर की? नहीं, वहां पे दोनों कलर रहते। कौन से? ब्लैक भी रहता, व्हाइट भी रहता, व्हाइट भी रहता, ब्राउन भी रहता, ऐसे पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं मैं तुम्हें। दो ही कलर रहते, 3 कलर की गाय नहीं रहती एक साथ जनरली ऐसा, बट स्किन कलर कैसा रहता है वहां पे? इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं रहता, जैसे यहाँ पे पिंक कलर आ रहा, वहां पे व्हाइट और ब्लैक मिक्स होके ग्रे कलर नहीं तैयार होता गाय में। वहां पे जो उनका कोट कलर, कोट मतलब उनकी स्किन, उसकी कोट मानते हैं उसको, स्किन अपनी रहती है, उनकी कोट रहती है, बहुत थिक रहती है ना उनकी स्किन। सो दैट कोट कलर ऑफ कैटल, इट विल हैव बोथ द कैरेक्टर्स, बोथ द कलर्स। कैसे? अब इसमें देखो क्रॉस करने का वापस से, पेरेंट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट, मैं डिफाइन बाद में करूंगा, पहले क्रॉस करके देखो, मेल, फीमेल, मेल। ओके, एक का कोट कलर है फॉर एग्जांपल ब्राउन और एक का कोट कलर है फॉर एग्जांपल व्हाइट। अब दोनों के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, दोनों डोमिनेंट है, दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन देंगे। तो मैं क्या करूंगा, जब राइटिंग करूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का है, दैट यू हैव टू राइट बोथ द लेटर्स डोमिनेंट, बोथ द लेटर्स इन कैपिटल। जैसे कि ब्राउन कलर के लिए कैपिटल BB, ब्राउन कलर के लिए कैपिटल BB, और व्हाइट कलर के लिए कैपिटल W, कैपिटल W। अब आपको ब्राउन के बदले कहीं पर रेड दिया लाऊंगा कलर, दैट इज ऑल्सो ब्राउन कलर, ऐसा मानते। रेड बोल तो लाल कलर की गाय नहीं रहती, वो ब्राउन कलर की गाय रहती, तो आपको BB के बदले कहीं ना कहीं पे रेड का RR ऐसा दिया लाऊंगा। बात एक ही, बस सिंबल्स अलग अलग यूज करते, लेकिन देखो दोनों कैपिटल लेने का, ये भी RR कैपिटल है, अपन यहाँ पे स्मॉल r लिए इधर, लेकिन ऐसा स्मॉल r यहाँ पे नहीं लेने का व्हाइट के लिए। यहाँ पे व्हाइट कलर, हियर व्हाइट कलर ऑफ स्किन, व्हाइट कोट कलर इज ऑल्सो डोमिनेंट, तो उसको WW ले लिया।
समझा? अब बाकी का क्रॉस पूरा तुमको मालूम है कैसा। गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। F1 क्या बनेगा, आर डब्ल्यू। क्या रहेंगे ये बच्चा कैसा रहेगा, ये F1 जनरेशन कैसी रहेंगी, वो रेड कलर की स्किन भी रहेंगी, उस पे व्हाइट कलर के पैचेस भी एक्सप्रेस होंगे। मतलब दोनों कैरेक्टर्स, बोथ द एलिल्स एक्सप्रेस टुगेदर, बोथ द एलिल्स एक्सप्रेस टुगेदर। यहां पे क्या रहा था, नन ऑफ द एलिल्स एक्सप्रेस कंप्लीटली, नन ऑफ द एलिल्स एक्सप्रेस कंप्लीटली। यहां पे क्या आ रहा, दोनों एलिल्स, रेड कलर भी आ रहा गाय का और उस पे व्हाइट स्किन के पैचेस भी आ रहे, बोथ द एलिल्स एक्सप्रेस टुगेदर। और इससे क्या होता, अगेन एन न्यू कलर इज ऑब्टेन्ड, बोथ द एलिल्स कैन बी सीन, बोथ द कैरेक्टर्स कैन बी सीन। और ये जो कलर तैयार होता है इसको बोलते हैं रून कलर, ROAN, रोन कलर या रून कलर। सो दिस रून काउ और रून कैटल इज नाउ फॉर्म। पिंक नहीं बनती ऐसी, रेड और व्हाइट मिलके पिंक गाय नहीं तैयार होती। बैलो, दिमाग चलाओ जरा, यहाँ पे पिंक कलर की गाय नहीं रहती, यहाँ पे रून कलर बोलते हैं उसको। लाल गाय के ऊपर जो सफेद पैचेस दिखते हैं उसको बोलते हैं रोन कलर की गाय, ठीक है। अपन तो लाल गाय बोलते हैं, मुझे मालूम है, तुम क्या बोलते हैं सर लाल गाय खड़ा है, अरे उस पे व्हाइट पैचेस रहे तो उसको रोन काऊ बोलना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट कलर, ठीक है। दिस इज द टर्मिनोलॉजी। अब आगे का क्रॉस करो, बोला सेल्फिंग, RW क्रॉस विथ RW। बॉक्स बना रहा मैं डायरेक्ट, तुम गैमेट्स बनाओ, बीच में गैमेट्स बना के फिर F2 लिखने का। गैमेट्स क्या लेंगे, RW लिखो बॉक्स में, RW मेल फीमेल। Why I am writing so fast? Because I have done this already. आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस की प्रैक्टिस हो गई है। RW WW। ओके, कलर बोलो कौन सा है, RR मतलब कौन सा कलर, रेड कलर। अपन ब्राउन नहीं लेंगे, अपन रेड ही मान, रेड कलर। ये RW मतलब कौन सा कलर, रोन कलर। जैसे इधर पिंक लिए ना, वैसे इधर रोन लिए, इधर रोन कलर, इधर व्हाइट कलर। ओके, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो, रेड इज टू रोन इज टू व्हाइट, कितने 1:2:1। एंड व्हाट इज द जीनोटाइपिक, RW WW, ये 1:2:1। ऐसे रेशियो आएंगे, बराबर है, 1:2:1, इधर भी 1:2:1, इधर भी 1:2:1, इधर भी 1:2। बट कलर्स अलग अलग है, पिंक आता है इधर फ्लावर का कलर, इधर स्किन कलर आता है आपका रोन कलर। ओके, सो यहाँ पे आप अगर देख रहे तो दोनों में क्या हो रहा है, अपने को अलग अलग कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। अपना रेशियो वापस से चेंज हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो। हियर द फिनोटाइपिक रेशियो इज अगेन चेंज, इट इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मली यू शुड हैव गॉट 3:1 रेशियो, रेड 3 और एक व्हाइट मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे रेशियो फिर से बदल गया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों जीन्स खुद को एक्सप्रेस कर रहे, दोनों एलिल्स खुद को एक्सप्रेस कर रहे। कैपिटल R भी एक्सप्रेस कर रहा, W भी एक्सप्रेस कर रहा, मतलब दोनों डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे। When both the alleles are trying to become dominant, so that will be co-dominance, साथ में डोमिनेट हो रहे ना। यहाँ पे क्या हो रहा, ना ये डोमिनेट कर पा रहा ना ये डोमिनेट कर पा रहा, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर अपीयर हो। सो अगर आपको पूछे इंटरमीडिएट कैरेक्टर कहाँ पे बनता, तो वो तुम्हारा इंटरमीडिएट कैरेक्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और एक दोनों साथ में आके कलर कहाँ पे तैयार होता, दोनों साथ में आ रहे, दोनों दिख रहे, व्हाइट भी प्योर व्हाइट कलर का पैच दिखेगा, रेड कलर का भी पैच दिखेगा, तो वो आपको कौन सा रहेगा, कोडोमिनेंस। समझा? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, हियर नन ऑफ द। अगर आपको पूछे क्या क्वेश्चन फ्रेम होता है, लाइंस लिख के आ रही देखो, दो the ratio, phenotypic ratio and genotypic ratio is 1:2:1. Though the phenotypic ratio and genotypic ratio is 1:2:1 in incomplete dominance as well as in codominance. दोनों में ये phenotypic genotypic ratio सेम है क्या? Yes. Then what is the difference between two? Then what is the difference between two? तो आपको आंसर क्या करते आना चाहिए? Try to answer out. क्या आंसर रहेगा इसका? The answer will be in incomplete dominance, none of the alleles express completely, none of the allele shows complete dominance, hence we get an intermediate character.
whereas in codominance both the alleles express together and hence they both become dominant alleles and we get a same character and we get the expression of both the alleles in F1 generation. Hence it is called incomplete dominance, hence it is called codominance. Though the ratios are same 1 to 1 1 to 1 ratios are same, but what is the exact difference? यहाँ पे दोनों एलील एक्सप्रेस नहीं होती, डोमिनेट नहीं बन पाती, यहाँ पे दोनों डोमिनेट बन पाती। यहाँ दोनों डोमिनेट नहीं बनने की वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहता, यहाँ दोनों डोमिनेंट बनने की वजह से कोडोमिनेंस है। तो ये 2 मार्क के लिए आपको वन लाइनर पूछ सकते हैं जो लाइन लिख के आई थी और उसका एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन ही डाल देने की दोनों के, ऑटोमेटिकली 2 मार्क का आपका आंसर तैयार हो जाता बोर्ड के लिए। और ट्रू फॉल्स के लिए भी पूछते हैं। सो रेशियो दोनों के सेम है, फिनोटिपिक रेशियो 1 to 1 1 to 1, जीनोटिपिक भी 1 to 1 1 to 1, तो टेबल में भी लिखने को इजी है, बस एग्जाम्पल बदलेगा। यहाँ पे फ्लावर कलर है तो यहाँ पे कोट कलर है, स्किन कलर है। ओके सो अच्छे से करो बेटा, बहुत इजी पार्ट है, कुछ ज्यादा नहीं दिमाग लगाने का। इसमें और एडिशनल एग्जांपल्स ऐड करो, आपको होमवर्क दे रहा, ट्राई टू सर्च मोर एग्जांपल्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड मोर एग्जांपल्स ऑफ योर कोडोमिनेंस। दोनों आपको सर्च करने का है। मैं तो ऐसे आने वाले लेक्चर्स में आपको और एग्जांपल्स दूंगा, बट आपका होमवर्क है इसके और 1-2 एग्जांपल्स और इसके 1-2 एग्जांपल्स आपको ढूंढने। ओके प्लस ट्राई टू डिस्कवर की साइंटिस्ट, इसका ये किसने डिस्कवर करा है स्नैपड्रैगन में, उसका साइंटिस्ट का नाम ढूंढो और इसके भी साइंटिस्ट का नाम ढूंढो। साइंटिस्ट का नाम क्या करो, एकदम ऊपर लिख दो टेबल में, इसके ऊपर, इसके सिर के ऊपर या ब्रैकेट में लिख दो पेंसिल से, तो आपको थोड़ा सा वो भी एक आधा एमसीक्यू कुछ फ्रेम हुआ साइंटिस्ट का नाम, सो दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल। ओके सो दिस इज up to 2 only examples. We will soon complete the other 2 and that remaining 4 examples of your gene interaction in our next lecture.